हेलो बच्चों, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर हुआ है और जो पेपर यहाँ पर हुआ है वो बहुत ही अच्छा और शानदार पेपर रहा है। हमने निशान क्लासेस कोटा महावीर नगर 3rd में और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई थी बच्चों के लिए, उसमें से लगभग 80% जो पेपर हम दावा करते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे जो टेस्ट सीरीज के पेपर है, जो हम यहाँ पर 4 माइनर पेपर होते हैं और 1 मेजर पेपर होता है, ठीक है। तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरीके से एज इट इज क्वेश्चन जो हमने टेस्ट सीरीज के अंदर दिए थे वैसे के वैसे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए ये पहला पेपर लिया है और इसमें जो रेड निशान दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आए हुए हैं। ये AG1 एग्रीकल्चर बायोलॉजी 1 पेपर है। इस तरीके से देखिए फर्स्ट पेपर में से कितने सारे क्वेश्चन मिले हैं। फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर AG सेकंड वाला पेपर, AG सेकंड वाले पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं। AG थर्ड वाले पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं और 4 वाले पेपर में से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे मेजर निशान क्लासेस का जो मेजर पेपर है हम टेस्ट सीरीज में अवेलेबल कराते हैं बच्चों के लिए। उसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो रेड निशान मैंने कर रखे हैं ये सारे के सारे आपके इस बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अपन देखेंगे कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं और आपने उनके आंसर किस तरीके से दिए होंगे। क्या आपका आंसर सही है या फिर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है। तो किस तरीके से हम यहाँ पर पेपर को देख पा रहे हैं कि बहुत ही मॉडर्न और अच्छा जिसने पढ़ के पेपर दिया है। और मैं तो ये कहता हूं कि निशान क्लासेस की टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन की है उसके 80% नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 और ये पेपर आपकी हुआ था कब। ये पेपर हुआ है आपके 18 मार्च 2025 को, 18 मार्च 2025 को। समय इसमें 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक कितने नंबर के 56 नंबर का, आप सबको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का हमारा जो पेपर है वो आया हुआ है और उनके आंसर्स कौन कौन से हो सकते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र का जो नामांकन है उसको अनिवार्य कर ले, बिल्कुल अनिवार्य रूप से लिखिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पर निर्देश में दिया हुआ है सभी प्रश्न करना बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको जब पेपर देने गए थे उससे पहले बताया भी था कि किस तरीके से आपको पेपर को करना है, किस तरीके से आपने जो पेपर है उसमें नंबर लिखने हैं, है ना, और आंसर्स कैसे देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही दिया जाए या लिखे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड अ। मैंने कहा था कि अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से आपको जिस प्रकार से पेपर दिया हुआ है उसी प्रकार से आपको आंसर्स लिखना है। और मैंने आपको वो कॉपी भी ऑफलाइन जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया था कि इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, टॉपिक बनाकर देना है। बोर्ड की जो कॉपी आती है यहाँ पर 56 में से 56 नंबर जिस बच्चे के आते हैं उसकी कॉपी मैंने आपको ऑफलाइन बच्चों को दिखाई थी कि इस तरीके से आप 56 में से 56 नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है और हमने लगातार रात दिन उनके साथ में मेहनत की है तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। आज मैंने पेपर देखा और बच्चों का जिस प्रकार से मैंने उनसे पूछा कि बच्चों पेपर कैसा आया, कि सर मजा आ गया एकदम जगाजग, ठीक है। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं निशान क्लासेस के साथ में तो आप जुड़े ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन आ सके तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके साथ में सारे के सारे जो फैकल्टी है निशान की वो आपके साथ दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है और आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप कोटा आकर नहीं पढ़ सकते तो हमने आपके लिए घर बैठे पढ़ने की सुविधा अवेलेबल कराई है जिसको हम निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस चैनल पर या जिस प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं उसके माध्यम से आप सभी प्रकार के कोर्स ले सकते हैं और घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सेक्शन अ के अंदर बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक राइट आंसर आपको लगाना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे क्वेश्चन आधे आधे नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे बेटा?
आधे आधे नंबर के रहेंगे, जिसमें 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 10 क्वेश्चन रिक्त स्थान रहेंगे, सारे के सारे आधे नंबर के। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा आप, पहला क्वेश्चन आपके बहुत ही शानदार, और मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन मिला हुआ है, भारतीय कृषि। देखिए पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर ही है, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन मेजर पेपर का पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये नई दिल्ली। कहां पर स्थित है बेटा? नई दिल्ली। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं डायरेक्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, है ना। कानपुर के अंदर आपको याद रखना है, कानपुर में क्या है बताओ? दलानी, भारतीय दलानी अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर के अंदर स्थित है। भरतपुर की बात करेंगे तो भरतपुर के अंदर आपकी क्या है बताओ? सरसों अनुसंधान संस्थान, सरसों अनुसंधान संस्थान, इसका सही आंसर बताओ क्या हो गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, भारत में पादप जनन द्रव्य संरक्षण, बहुत बार पढ़ाया बेटा, बहुत बार पढ़ाया, पता ही नहीं है। बच्चे बोलते हैं सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। भारत में पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम बताइए, हर बार बताया है पहले चैप्टर से क्वेश्चन, आईसीआर, आईबीपीजीआर, एनबीपीजीआर और आईएआरआई। सर इसका सही आंसर, ये सही आंसर बेटा एनबीपीजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, बिल्कुल सही है ना। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में। आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से आप पेपर देख सकते हैं, बहुत शानदार, बच्चों ने ऐसे उड़ाया है गर्दा फटाफट से। देखिए सर 10 मिनट भी लगे इनको करने में। देखिए पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की थी? कितने सिंपल क्वेश्चन है। कैरी मुलिस, पॉल बर्ग और स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयल, बताइए कौन? कैरी मुलिस। पीसीआर कौन? कैरी मुलिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, खरीफ की फसलों में लगने वाला कीट कौन है? बताओ खरीफ की फसल में कौन सा कीट लगता है? मैंने आपसे बताया था खरीफ की फसलों में लगने वाले कीट, चौथे चैप्टर में स्टार्टिंग में कीटों का वर्गीकरण पढ़ाया था वहां पर ही, है ना, खरीफ और रबी की फसलों में। इसका सही आंसर है कातरा। कातरा, कातरा खरीफ की फसल में लगने वाला कीट है। अब देखो आगे जब बच्चे नेक्स्ट सेशन की तैयारी करेंगे 2026 में आने वाले पेपर की, तो वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देखिए, है ना। तो सरसों का मोइला, गेहूं का गुलाबी छिद्रक और चने का फली छिद्रक, ये तीनों कौन से हैं? रबी की फसलों के कीट है भाई, है ना। और ये कौन सा है? कातरा, है ना। और नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख पा रहे हैं आप, दीमक किस गण की सदस्य है? दीमक किस गण का सदस्य हम कह सकते हैं? देखिए दीमक आइसोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और आर्थोप्टेरा। देखिए आइसोप्टेरा गण का सदस्य है कौन? दीमक। दीमक, अब दीमक से एक और क्वेश्चन आया था सर इसमें सामाजिक आएगा क्या? हाँ, एक आर्थिक लाभदायक, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए अभी आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, दीमक किस गण का सदस्य है? तो बताओ आइसोप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा टिंडी अपने अंडे देती है, बताओ क्या बताया था अपन ने अपने टेस्ट में? क्या आया था? है मादा टिड्डी अंडे कहां देती है? तने पर, पत्तियों पर, भूमि में और फूलों पर, है। तो देखो एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था कि सर मादा टिड्डी अंडे कहां देती है, कल शाम को ही किया था मैसेज, है ना। तो मैंने उसको बताया था कि सर उसका डाउट ये था कि सर अंडकोश में देती है या फिर भूमि पर। मैंने कहा बेटा भूमि पर लगाना, और ये भूमि पर लगाना, उस दूसरे दिन गर्दा उड़ा दिया उसने, लगा दिया टिकले भाई। तो आंसर क्या हो गया? भूमि में। कीटों के परिवर्धन के लिए अनुकूल तापमान, ये मैंने बताया था बच्चों को, मैंने कहा बेटा ये रिक्त स्थान में क्वेश्चन बनेगा, और रिक्त स्थान में दे भी रखा है, अपने चेक करना अपनी जो टेस्ट सीरीज जिसने दिया था, है ना, सारे क्वेश्चन मिले हुए। कीटों के परिवर्धन के लिए अनुकूलतम तापमान होता है, बेटा ये कितने होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कीटों का विकास सर्वाधिक होता है? कीट सर्वाधिक जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अरे अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, बताइए 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रसायनों के स्वभाव के आधार पर कीटनाशियों के प्रकार हैं। बताओ कितने आसान क्वेश्चन है, अरे कितने आसान क्वेश्चन है, कितनी बार बताए, कितनी बार टेस्ट में दिए, हर बार जब भी पढ़ाता हूँ चैप्टर को यही देता हूँ, मैंने कहा लो रे इनको याद करो, चौथा चैप्टर थोड़ा सा तुम्हें हार्ड लगता है, रसायनों के नाम याद नहीं होता सर, अरे रसायनों के नाम याद नहीं करने, तुम्हें उदाहरण याद करने। और देखो आगे, रसायनों के स्वभाव के आधार पर कीटनाशकों के प्रकार कितने होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2, बताइए। रसायनों के स्वभाव के आधार पर बताइए, को बताया था मैंने आपको, कार्बनिक कीटनाशी, कौन से? कार्बनिक कीटनाशी,
और अकार्बनिक कीटनाशी। लास्ट में भी जिस दिन बच्चे आए थे पढ़ने, लास्ट में भी है ना एक्स्ट्रा क्लास में, उस क्लास में मैंने बताया था, मैंने कहा बेटा ये से याद करना है, क्वेश्चन बहुत आसान सिंपल आएगा इसमें। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वांगी विष का उदाहरण है। ये बहुत बढ़िया तरीके से मैंने कार्बनिक के अंदर बताया था आपको। सर्वांगी विष का उदाहरण मोनोक्रोटोफॉस, मेलाथियन, इथियन या फिर पेराथियन। इसका सही आंसर है मोनोक्रोटोफॉस। क्या नाम है? मोनोक्रोटोफॉस। बताइए ये क्वेश्चन कितनी बार बता दिया? 5वें चैप्टर में स्टार्टिंग में लिखा रखा है फर्स्ट लाइन, पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी के जनक ई.जे. बटलर। कौन है? ई.जे. बटलर है। प्रियोन की खोजकर्ता बताओ, बताया नहीं बताया? प्रियोन बताया नहीं बताया? लास्ट में बता रखा है प्रियोन जीवाणु, प्रियोन वायरस है, बताया ना? वीरियोन वायरॉइड, पीएमआई के लिखो तो हम क्या कहते हैं? कवक विज्ञान के जनक एसबी प्रूजिनर, प्रोफेसर मिलार्डे है। टीओ डाइनर नहीं, एसबी प्रूजिनर किसकी खोज करता है भाई? किसके खोज करता है? एसबी प्रूजिनर आपके प्रियोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाजरे का अर्गट रोग बताओ, किसका अर्गट रोग? बाजरे का अर्गट या चेपा रोग। बताया नहीं बताया? मैंने बताया सर। सूत्रकृमि द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा। कहा था मैंने, है क्या कहा था? मैंने कहा याद करना, कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम। ये पूछा जाएगा आपसे कि किसके द्वारा होता है रोग? किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, आस्टिलेगोहोर्डाई बताओ, आस्टिलेगोहोर्डाई किस फसल की बीमारी का रोगजनक है? अरे किस फसल की बीमारी का रोगजनक है? जौ का आवृत कंड रोग, जौ का आवृत कंड रोग बीमारी का रोगजनक कौन है? आस्टिलेगोहोर्डाई, आस्टिलेगोहोर्डाई। संघ मोलस्का का जंतु है। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से, जिसने ध्यान से और हमारे साथ मेहनत की है लगातार। मैं कहता हूं 56 में से 56 कोई नहीं रो सकता है, गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं। पर यह संघ मोलस्का का जंतु है। एस्केरिस, घोंघा, केचुआ, मधुमक्खी। बताइए, लगाया सबने राइट आंसर? घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खारे जल, अरे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था ये क्रोमेडोरा कीटोस्टोमा, क्रोमेडोरा कीटोस्टोमा खारे जल में पाए जाते हैं। क्रोमेडोरा कीटोस्टोमा कहां पाए जाते हैं? खारे जल में। और बाकी बचे किसमें? मीठे जल में। लो जी, खारे जल मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमियों के नाम बताओ। तो इसमें क्रोमेडोरा, डोराइलेमस, लेक्टस, निगोलेमस, तीनों किसमें है? मीठे जल में पाए जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, केचुआ तो मैंने बहुत बार बताया तुम्हें, केचुआ तो बहुत बार बताया है ना। किसके नाम से बताया? किसान का मित्र। अब केचुए में बतानी है, संरचना बनाई थी मैंने। पेशनी, पेशनी क्या काम करती है भाई? पेशनी क्या काम करती है सर? पीसने का काम करती है भोजन को। तो भोजन का अवशोषण, भोजन में लार मिलाना और भोजन को पीसना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भोजन को पीसने का काम किसका है? पेशनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं और केस में बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा 9 चैप्टर पढ़ने बैठा हूं, 5 चैप्टर में याद करूंगा। और बताओ, मैंने याद किए, तुमने तो नहीं किए ना? हाँ सर, बिल्कुल किए थे, लेकिन इस तरीके से किए थे कि उनका पता ही नहीं चला कब याद हो गए। केचुए में मल द्वार शरीर के कौन से खंड पर होता है? बताइए, केचुए में कितने खंड होते हैं? 120। पहला खंड मुख कहलाता है और अंतिम खंड क्या कहलाएगा? मल द्वार कहलाएगा। और मल द्वार में क्या होता है? मल द्वार से मल त्यागा जाता है। बताइए कौन सा खंड? अंतिम खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला हेपेटिका किसका वैज्ञानिक नाम है? जो पिस्सू, लीवर फ्लूक, एस्केरिस। तो लीवर फ्लूक हम क्या कहते हैं? फेसियोला हेपेटिका। जो को हम क्या कहते हैं? पुलेक्स इरिटेंस। इसका नाम है पिस्सू का, पुलेक्स, पुलेक्स इरिटेंस। और इसका क्या नाम है? हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा। बताइए, बड़ा नहीं बड़ा पढ़ने? बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े ये चैप्टर तो। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, क्या नाम है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, लुम्ब्रिकोइडस बताया था मैंने नाम। और लीवर फ्लूक का क्या हो जाता है? फेसियोला हेपेटिका।
अरे सर मजे आ गए इसमें, तो मजे, बहुत आसान पेपर था रे, बहुत आसान पेपर। जिसने निशांस के साथ तैयारी की है उसको तो हलवा ही लगा होगा। फटाफट उसने 10 मिनट भी लगाए होंगे, फटाफट 18 और 10 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन तो ये कर दिए उसने है। बताइए पहला क्वेश्चन है, प्रकृति द्वारा किए जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? अरे दो फर्स्ट पेपर में फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही लिखाए हुए हैं आपको, सीधे सीधे बड़े बड़े शब्दों में लिखो रे, सारणी बना के है। प्रकृति द्वारा किए जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? बताओ। प्राकृतिक वर्ण। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण। मार्टिन गेलर्ट 1967 में कौन से एंजाइम को खोजा था? ये दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन है, बताओ। डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? डीएनए लाइगेज एंजाइम। वैज्ञानिक का तो ऐसा अपने हाल किया था कि उंगलियों पे नाच रहे थे वैज्ञानिक। डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज किसने की थी? गेलर्ट मार्टिन ने। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीमक। ये टर्मेटेरिया, सर कौन सी? टर्मेटेरिया है। दीमक एक कीट है जो नीवा में रहता है। किस में रहता है? टर्मेटेरिया में रहता है। दीमक क्या है भाई, बताओ। दीमक क्या है? एक प्रकार का सामाजिक कीट है। हंसी आती है भैया ऐसे क्वेश्चनों पे। अपन ने तो बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत अच्छे लेवल से पढ़े हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशी रसायनों का प्रयोग सुंडी की कौन सी अवस्था में ज्यादा प्रभावी होता है? या तो आप प्रारंभिक अवस्था लिख दो या लट अवस्था लिख दो। कौन सी अवस्था? लट अवस्था या प्रारंभिक अवस्था भी सही है ना? प्रारंभिक अवस्था। देखिए हिंदी में मत जाना आप, है ना, क्योंकि हमारी साइंस भाषा में हम लिख लेते हैं जैसे लिखाई में आता है वैसे। तो लट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना। बताइए मैंने क्या कहा था? यदि क्लोरोफिल नष्ट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? और यदि प्रकाश कम हो जाए या प्रकाश नहीं हो, अंधेरा हो तो क्या हो जाएगा? बताओ। पांडुरता। उसको क्या कहेंगे अपन? पांडुरता। क्या कहते हैं उसको? क्लोरोसिस या पांडुरता। ठीक है। नेक्स्ट, वे कवक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, बताओ उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुत रटने, ये तो अपन ने बहुत पढ़े। मृतोपजीवी। अक्टूबर में हमारा सिलेबस खत्म हो गया था, उसके बाद क्या किया आपने? बताओ क्या किया रे? अक्टूबर में सिलेबस फटाके चला के भेजा था मैंने आपको। उसके बाद अपन रिवीजन, टेस्ट सीरीज, ये तो किए सारे, पूरे साल किया गया। ठीक है। सूत्रकृमि को नामक वैज्ञानिक 1901 में सबसे पहले किसने चाय के बागानों में देखा था रे? किसने रे? इसमें बर्कली भी था, निदम भी था, इसमें बार्बर भी था। अब आपके लगाना था कौन सा? बताओ। हाँ सर बार्बर। किसने बोला रे? बार्बर। तो बार्बर ने सूत्रकृमि को 1901 में सबसे पहले चाय के बागानों में देखा था। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन आपके। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे बोल रहे थे सर ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बेटा अपन ने लिखा था स्लग, स्नेल लिखा था ना। स्नेल के अंदर जो अपन ने पॉइंट लिखे थे, इसकी विशेषताएं ये है, उसकी अंतिम विशेषता जो है ना, वो अंतिम विशेषता इसने क्वेश्चन बना दिया। अंतिम विशेषता स्नेल की अपनी कॉपी में देख लेना। अंतिम विशेषता जो लिखाई है मैंने वो क्या है? एक क्वेश्चन है ना। स्लग के अधर तल पर एक चौड़ा चपटा तलवे के समान क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? पाद पाया जाता है, फुट पाया जाता है इसमें, पाद, है ना। तो सही आंसर पाद। पौधों में परागण क्रिया का कार्य सिर्फ मधुमक्खियां करती है। बताओ। मधुमक्खी तो इतना बढ़िया तरीके से बताया मैंने आपको, जान तो खुद ही पाल रहे हो, है ना, खुद ने दोस्ती कर ली ऐसे। तो मधुमक्खियां कौन सी है? श्रमिक। कौन सी मधुमक्खी है? श्रमिक। श्रमिक मधुमक्खी क्या करती है? सर्वाधिक परागण का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्सू। अरे मेरे बेटा पिस्सू। पिस्सू कौन से संघ का कीट है? बताओ कौन से संघ का कीट है? अपन ने दिया था कि आर्थ्रोपोडा संघ में कौन सा जीव आता है ना, ऐसा क्वेश्चन था। और यहाँ पर थोड़ा सा घूम गया। क्या घूमा? कि पिस्सू कौन से संघ का कीट है? बात तो ये कि आर्थ्रोपोडा संघ का कीट कौन है? पिस्सू। पुलेक्स इरिटेंस। चलिए ये खाली ये आपके बहुचयनात्मक और रिक्त स्थान जो क्वेश्चन थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। और 18 और 10 कितने हो गए? 28 क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए हैं। और 28 क्वेश्चन के आप नंबर जोड़ लेना, कितने आपके आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, है ना। कौन सा आपके सही है कौन सा सही नहीं है। सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, अब देखिए अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है 1 से 10 तक। कहां से कहां तक? 1 से 10 तक अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक लाइन में दो। भैया या तो एक शब्द में लिख दो या फिर एक लाइन भर दो। देखिए पहला क्वेश्चन है उत्परिवर्त जन किसे कहते हैं? बताइए। ऐसे कारक जो उत्परिवर्तन को पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं, ऐसे भौतिक या रासायनिक कारक जो उत्परिवर्तन को पैदा करते हैं, उन्हें उत्परिवर्त जन कहते हैं। बताइए समझ में आ गया? लिख दिया होगा आपने, बिल्कुल सही सर।
लिख दिया। शुद्ध वंश क्रम चयन का एक गुण लिखिए। बताओ, शुद्ध वंश क्रम चयन द्वारा विविधता पूर्ण समष्टि में चयन आराम से किया जा सकता है। विविधता पूर्ण समष्टि में चयन आराम से या आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, ये शुद्ध वंश क्रम चयन का एक गुण हो गया, लिख दिया होगा। ऐसा ही कृत्रिम गुणसूत्र से क्या अभिप्राय है? देखिए, कृत्रिम गुणसूत्र को हम बड़े डीएनए को एक जीव से दूसरे जीव में या जीन को दूसरे जीव में ले जाने के लिए उपयोग में लेते हैं, कृत्रिम गुणसूत्र। और कृत्रिम गुणसूत्र क्या होते हैं भैया? उदाहरण की बात अगर अपन करें तो BAC और YAC अपन ने अच्छे तरीके से लिखा था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ये दूसरा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। गुणसूत्र आपने और अपने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है भैया, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया मैंने। ये कायिक क्लोनीय विविधता, ये भी टेस्ट सीरीज में सही है। कायिक क्लोनीय विविधता द्वारा विकसित शकरकंद, बताइए किसकी? शकरकंद की एक किस्म। इतनी बार बता दिया रे राज बाबू, है कहां तक बताऊं रे मैं? अभी तुम्हें अगर याद नहीं हो तो फिर मैं क्या करूं? स्कोरलेट, बताइए कौन सी किस्म है? स्कोरलेट। एक किस्म और बताइए याद हो तो आपको, सरसों की पूसा जया किसान। कौन सी? पूसा जय किसान जो किस्म है वो मैंने आपको बताई थी। ये भी क्या है भैया? कायिक क्लोनीय विविधता द्वारा विकसित किस्म है। तो शकरकंद की तो स्कोरलेट और सरसों की पूसा जय किसान, ये सही आंसर आपका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ये नीम का वैज्ञानिक नाम, कार्बनिक कीटनाशी में मैंने आपको कहा था, मैंने कहा बेटा एक तो याद कर लेना पाइरेथ्रम और एक याद कर लेना नीम, है तो नीम का क्या ना, एजा डिरेक्टा इंडिका। बताइए वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एजा डिरेक्टा इंडिका, एजा डिरेक्टा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है ना। इससे एक रसायन निकलता है जिसको हम एजा डिरेक्टिन बोलते हैं। ये आपके कवकनाशी में भी काम आती है, ये आपकी कीटनाशियों को मारने के लिए भी काम आती है। ठीक है, तो नाम याद रखना। और इसका सबसे जो लाभदायक भाग है वो है निमोली। क्या होता है? इसको काम में लिया जाता है, निमोली को सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। पौधों में मलानी रोग का कोई एक लक्षण लिख दीजिए। बताइए मलानी का मतलब क्या होता है? मलानी का मतलब क्या होता है? मुरझान या उकटा रोग। पौधों में मुरझान या उकटा रोग। तो इसमें क्या हो जाता है बताओ? पत्तियां सूख जाती है, पौधा छोटा रह जाता है, फल फूल नहीं आते हैं या कम आते हैं, पैदावार में कमी हो जाती है। बहुत सारे लक्षण है बेटा, बहुत सारे लक्षण है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए और लक्षण भी बताए। और क्या बताया बेटा? लक्षण भी बताए हैं, है ना। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। ये जो रोग होता है मलानी रोग, ये काली मिट्टी में सर्वाधिक फैलता है। कहां पर? काली मिट्टी में। जो जाइलम की वाहिनिकाएं होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, और जब हम इसकी छाल को काट कर देखते हैं, किसकी? जड़ों की छाल को काट कर देखते हैं, तो उसमें मेलानिन वर्णक जो के कारण काले रंग की धारियां दिखाई देती है। ये इसके बहुत सारे लक्षण मैंने आपको बता दिए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के अगेती झुलसा रोग का रोगजनक। टमाटर के अगेती झुलसा रोग का रोगजनक कौन है बताओ? क्वेश्चन नंबर 7 का बताओ कौन है? बताइए अल्टरनेरिया सोलेनाई। क्या नाम है बताओ? अल्टरनेरिया सोलेनाई इसका क्या नाम है? अगेती झुलसा रोग का रोगजनक। बहुत आसान। और तो मिला के देखो बच्चों, ऑफलाइन वाले जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज लिया है वो मिला के देखिए, है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज लिया है वो मिला के देखिए। अपने पेपर में से 31 क्वेश्चन जो है, 31 क्वेश्चन, है ना। अपन ने जो 4 माइनर और 1 मेजर पेपर था उसमें से इस टोटल पेपर के अंदर आपके पेपर में 31 क्वेश्चन आए हैं, 31। ठीक है, तो मिला के देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के कैंकर रोग के जैविक प्रबंधन है तो कोई एक रोग रोधी किस्म का नाम लिखिए। बताओ नींबू की कौन सी किस्म है? नींबू की कौन सी किस्में आ जाएगी अपने पास में? बताओ नींबू की कागजी नींबू, SN2, SN4, कौन सी किस्में आ जाएगी? कागजी नींबू, SN2 और SN4। ये बहुत सारी किस्में, एक ही पूछी है आपसे तो, लेकिन आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। टमाटर की फसल, ये देखो टमाटर की फसल बहुत बड़े क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे, टमाटर की फसल उगाने के लिए कोई दो
कोई दो सूत्रक्रमी प्रतिरोधी किस्मों के नाम लिखिए। दो सूत्रक्रमी प्रतिरोधी किस्मों के नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर पूसा रूबी और पूसा 120 आप लिख सकते हैं। पूसा रूबी और पूसा 120 और पंजाब 120, ऐसे बहुत सारी किस्में इसमें हैं। तो आप कोई सी भी एक किस्म यहाँ पर लिख सकते, दो किस्में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी बताया था आपको, जब मैंने कहा था बच्चों से, मैंने कहा बच्चों प्रैक्टिकल में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिकल में ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है वाइवा के अंदर। बताया था कि नहीं बताया था, कमेंट करना, है ना। और बताना कि हाँ सर ये सारे क्वेश्चन आपने बताए थे हमें, है कि ये ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं कि मधुमक्खियों का कृषि में एक महत्व बताइए। तो सबसे ज्यादा मधुमक्खियों का जो महत्व होता है कृषि के अंदर वो होता है बेटा परागण करने में, परागण करने में होता है। सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? परागण करने में होता है। ये आपके सेक्शन बी स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है। सेक्शन बी का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है, लघुत्रात्मक प्रश्न है। और तीन यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन रहेंगे आधे नंबर के, 3 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। देखिए 3 क्वेश्चन आधे नंबर के हैं, मतलब 3 बातें बतानी है आपको। एक तो सोयाबीन, एक धान। ये क्वेश्चन सेम टू सेम दिया है बेटा, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम दिया है। सोयाबीन, धान, आलू के प्राथमिक उद्गम केंद्र का नाम लिखिए, है ना। सोयाबीन, धान और आलू का प्राथमिक केंद्र का नाम आपको देना है। यहाँ पर आधा नंबर इसका है, आधा नंबर इसका है, आधा नंबर इसका है। जिसने 2 सही कर दिए उसको 1 नंबर मिल जाएगा, जिसने 3 सही कर दिए उसको 1.5 नंबर मिल जाएगा। बताइए सोयाबीन कहाँ का है? सोयाबीन का उद्गम केंद्र कौन सा है? चीन। धान का कौन है? भारत। और आलू का कौन है? यूएसए, उत्तरी अमेरिका हम कह सकते हैं। अमेरिका के अंदर इसका प्राथमिक उद्गम केंद्र किसका? आलू का है। ये तीनों आपके सही होंगे और आपके 1.5 नंबर आ गए होंगे। अनार की तितली का प्रबंधन बताइए, अनार की तितली का प्रबंधन कैसे करेंगे अपन? बताओ अनार की तितली का प्रबंधन कैसे करेंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अनार की तितली का प्रबंधन। आप देखिए अनार की तितली को हम बोलते हैं ड्यूडोरेक्स आइसोक्रेटस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ड्यूडोरेक्स आइसोक्रेटस। ड्यूडोरेक्स आइसोक्रेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। और आप देखिए प्रबंधन में सबसे पहले तो अनार के जो हानिकारक या रोगग्रस्त जो फल है, पुष्प है, उनको आप नष्ट कर दें। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे आप? हानिकारक या दूषित, है ना। या हम हानिकारक की जगह सबसे बढ़िया शब्द लिखें तो रोगग्रस्त, है ना। हम लिख सकते हैं रोगग्रस्त पादप भागों को क्या कर दें? नष्ट कर दे। इसके बाद में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डाइमिथोएट 30 ईसी का छिड़काव भी यहाँ पर कर सकते हैं आप रासायनिक प्रबंधन में। डाइमिथोएट 30 ईसी का छिड़काव क्या कर सकते हैं आप? छिड़काव कर सकते हैं डाइमिथोएट का, ठीक है। और जैविक प्रबंधन के लिए आप प्रतिरोधी, अनार की जो प्रतिरोधी किस्में हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी जैविक प्रबंधन, ये हो गया आपके पास में, सॉरी ये सस्य प्रबंधन हो गया, ये जैविक प्रबंधन हो गया और ये रासायनिक प्रबंधन हो गया। तो आप कर सकते हैं आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से। तो सस्य, रासायनिक, जैविक करना था आपको और आपके 1.5 नंबर यहाँ पर मिल गए। आधे नंबर का है, आधा नंबर। हस्तचलित रोटरी प्रदूलक का चित्र बनाइए। तो हस्तचलित रोटरी प्रदूलक का चित्र बना दिया होगा आपने, है ना। दोनों ही चित्र मैंने आपको बताए थे भैया, दोनों ही चित्र बताए थे आपको। हस्तचलित रोटरी डस्टर का चित्र बना दिया होगा आपने, इस तरीके का चित्र बना दिया होगा, है। नहीं बनाया क्या? बताओ, नहीं बनाया क्या? अरे नहीं बनाया क्या? इस तरीके से यहाँ पर नलिका थी जिसको हम बोल रहे थे नलिका, पर निस्तारण नली जिसको हम कहते हैं निस्तारण नली। यहाँ पर इसमें पंखे होते हैं और यहाँ पर इसका हैंडल होता है। यहाँ पर इसका क्या होता है? हत्था होता है, हत्था, हैंडल। और यहाँ पर इसमें क्या लगा होता है? ढक्कन लगा होता है। इसी प्रकार का चित्र आपने बनाया होगा, है ना। इधर से अपन हैंडल को घुमाएंगे तो इधर से निस्तारण नली द्वारा जो धूल है, जो धुआं है, सल्फर है, वो बाहर खिसकता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
कवक के कवक तंतु का नामांकित चित्र। बहुत आसान पेपर है बेटा, बहुत आसान। इतनी बार बताया है मैंने कहा कवक जाल में दो चीजें आती है, कवक जाल में दो चीजें आती है, एक तो पटयुक्त कवक तंतु आते हैं बेटा, एक तो पटयुक्त कवक तंतु, और एक आते हैं आपके पटहीन कवक तंतु। देखिए इतनी खुशी है कि ये मान के चलो कि एक साल के अंदर आज के दिन ही हमें पता लगता है कि हमने कितनी मेहनत बच्चों के साथ की है और उसका परिणाम कितना बढ़िया देखने को मिल रहा है। पटयुक्त कवक तंतु बताइए, पटयुक्त कवक तंतु में इस प्रकार के आपने कवक तंतु देखे होंगे, हमने पढ़ाए थे आपको। इस प्रकार के कवक तंतु आपने देखे होंगे और इस प्रकार के कवक तंतु आपने देखे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने पढ़ाए थे वहां पर 5वें चैप्टर के अंदर। मैंने जब कवक पढ़ाया था तब पढ़ाए थे। पटयुक्त कवक तंतु का मतलब है इनमें बीच बीच में क्या मिलेंगे आपको, पट मिलेंगे। क्या मिलेंगे इसमें, पट मिलेंगे। लेकिन इन पटों के बीच में क्या होगा, एक केंद्रक होगा। क्या होगा बेटा, एक केंद्रक होता है। इन पटों के बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पटयुक्त कवक जाल। और एक होता है पटहीन कवक जाल। क्या नाम है एक का, पटहीन कवक जाल। पटहीन कवक जाल, इस तरीके से एक कवक जाल बनता है आपके, इस तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें बीच में पट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पटहीन कवक जाल। तो यही चित्र आपको बनाने थे जिसमें आपके डेट नंबर यहाँ पर आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सर्वव्यापी रोग किसे कहते हैं। तो ऐसा रोग जो सभी जगह सर्वत्र, पूरे भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर या पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर रोग पाया जाता है पूरे विश्व में, जिसको हम पेंडेमिक कंडीशन बोलते हैं, है ना। देशांतरीय गामी इस रोग को कहा जाता है। सर्वव्यापी का मतलब होता है देशांतरीय गामी, मतलब ये किसी पूरे महाद्वीप के अंदर हो सकता है, किसी राज्य के अंदर हो सकता है। तो संपूर्ण एरिया के अंदर पाया जाना ही क्या कहलाएगा, सर्वव्यापी रोग कहलाएगा, ठीक है। दो सर्वव्यापी रोगों के नाम अगर अपन देखें तो दो सर्वव्यापी रोगों के नाम की बात करें अपन तो यहाँ पर आलू का पचेती अंगमारी और गेहूं का रोली रोग। तो आलू का पचेती और गेहूं का रोली, आलू का पचेती और गेहूं का रोली रोग, ये दोनों क्या है भैया, सर्वव्यापी रोग है। लिख सकते हैं, आपके उदाहरण लिखा हुआ। और अपने जिसमें टेस्ट में भी आपने जो मैंने चैप्टर लिया था, टेस्ट लिया था, वहां पर भी आपको दिया हुआ था, है ना। तो उसमें दिया हुआ है टमाटर के पर्णकुंचन रोग के लक्षण। तो इसमें बताओ बेटा पत्तियां कैसे हो जाएगी। पर्णकुंचन का मतलब टमाटर के अंदर पत्तियां सिकुड़ जाएगी, पत्तियां मुरझा जाती है, पत्तियां सिकुड़ जाती है, शीर्ष गुच्छ बन जाते हैं, पादप कैसा हो जाता है, पादप बोना हो जाता है, पादप कैसा होता है, बोना हो जाता है, पादप कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, पादप कैसा हो जाता है, टूट जाता है, पादप क्या हो जाता है, झुक जाता है या टूट जाता है। और पादप के अंदर और क्या क्या होगा भैया, फल नहीं बनेगा, पुष्प नहीं बनेंगे, है ना, फल नहीं बनेगा, पुष्प नहीं बनेगा, तना पतला होगा, है ना, पत्तियां नहीं रहेगी, पत्तियां गुच्छे में बदल जाएगी। ऐसे सारे लक्षण इसके आ जाते हैं आपके टमाटर के पर्णकुंचन के, है ना। बेर का छाछा रोग का प्रबंधन, वही आप सबसे पहले प्रबंधन के अंदर मैंने आपको सिखा रखा है क्या कि बेटा कोई सा भी प्रबंधन आए आपको 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी 3 बातें। सर पहला आपने सिखाया सस्य प्रबंधन, सर पहला आपने बताया सस्य प्रबंधन लिखना है बेटा टॉपिक बना के, और इसमें 2 बातें आपको लिखनी है। दूसरा सर आपने सिखाया था जैविक प्रबंधन लिखिएगा, सर जैविक प्रबंधन आपने लिखाया था, जैविक प्रबंधन की कहा था और इसमें भी 2 बातें आपको लिखनी है। सर तीसरा पॉइंट आपने कहा था कि रासायनिक प्रबंधन लिखिए, रासायनिक प्रबंधन लिखिए टॉपिक करके बना के, और इसमें भी 2 बातें आप लिख दीजिएगा और 2 बातें आप लिख दीजिएगा। तो बेर का छाछा रोग का प्रबंधन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके पास में है। तो देखिए संक्रमित अंगों को नष्ट कर देना चाहिए, सल्फर धूलि या डायनोकेप, है ना। यहाँ पर रासायनिक प्रबंधन में आप एक तो सल्फर धूलि का उपयोग कर सकते हैं, सल्फर धूलि 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। दूसरा आप डायनोकेप का घोल बनाकर आप क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। कितना, 0.1% प्रति
हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जैविक प्रबंधन में आपको पता है, इसमें आप क्या करेंगे, रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देंगे, है ना। बेर जो फल होंगे फलों को नष्ट कर देंगे और उस पर क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की दवाइयों का छिड़काव करके हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या कर दें, बेर की प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग कर ले, बेर की क्या कर ले, प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग कर ले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, गार्डन स्नेल। गार्डन स्नेल बता, वो आपने जो पढ़ा था ना हेलिक्स वाला, जिसको हम घोंगा कह रहे थे, है ना। गार्डन स्नेल जिसको हमने क्या कहा था, घोंगा कहा था। तो गार्डन स्नेल में आपने बना दिया होगा, इस तरीके से चित्र बना दिया होगा, है ना। इस तरीके से ये है घोंगा, और यहाँ से इस प्रकार की संरचना जो है इसकी बन रही थी, और इस प्रकार से आप बना देते, है ना। तो ये घोंगा, ये गार्डन स्नेल क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, इसमें ये स्पर्शक है, ये मुख है बस, और इसमें धारियां पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे आराम से, जिसमें आपके डेढ़ नंबर मिल जाता। सूत्रकृमि का पौधों पर प्रभाव, आप जानते हैं सूत्रकृमि की वजह से पौधों में क्या बन जाती है, गांठें बन जाती है, जिसकी वजह से खनिज लवण जल, है ना, जो होते हैं नीचे मृदा के अंदर, वो सारे के सारे जो तत्व हैं मृदा के, वो पादप के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। धमनियां, वाहिनियां, जाइलम, वाहिकाएं जो है वो अवरुद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से पादप धीरे धीरे क्या होने लगता है, सूखने लगता है ना। उसमें गांठें बन जाती है, जिसकी वजह से पदार्थों का आदान प्रदान, आवागमन बंद हो जाता है, और धीरे धीरे पादप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है ना। ये सूत्रकृमि का पौधों पर प्रभाव। केंचुए में जनन तंत्र की क्रिया को समझाइए। देखिए, केंचुए में जनन तंत्र से संबंधित बात करें अपन, तो एक तो होता है 18वां खंड। पहली बात तो पूरे टोटल 120 खंड का केंचुआ होता है, और 18वां खंड और 14वां खंड। 18वें खंड में नर जनन छिद्र होता है। कौन सा होता है, नर जनन छिद्र होता है। ठीक है, और 14वें खंड में आपके क्या होता है, 14वें खंड में मादा जनन छिद्र होता है, मादा जनन छिद्र होता है। यहाँ इन दोनों में निषेचन होगा, कहां पर, निषेचन होता है बेटा, निषेचन होता है क्लाइटेलम। कहां पर होता है, क्लाइटेलम भाग में होता है। क्लाइटेलम भाग में क्या होता है, कोकून का निर्माण होता है। क्या होता है, कोकून का निर्माण होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जब केंचुए का 14वां भाग 18वें भाग से, और दूसरे केंचुए का 14वां भाग 18वें भाग से, इस प्रकार से दोनों के एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब ये नर केंचुआ और ये मादा केंचुआ, इस तरीके से यहाँ पर इनका 14वें का 18वें से, और इसका 18वां 14वें से मिला हुआ होता है। विपरीत दिशा में इसके इनके मुंह होते हैं, ये मुख है और ये इसका मुख है। ठीक है, तो इनमें निषेचन की क्रिया आराम से हो जाती है, एक लिंगी प्राणी होते हैं ये, है ना। और अंडकोष्ठ के अंदर जो है ये अंडे भरे हुए होते हैं, और क्लाइटेलम में जाकर ये कोकून का निर्माण करते हैं। एक कोकून से एक केंचुए का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जनन से संबंधित आप याद कर सकते हैं, अंडवाहिनियां, अंडाशय, है ना, शुक्रग्राहिका, इस तरीके के जो भाग है इसमें पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से ये केंचुए वाला बताया था मैंने आपको, है ना। सूत्रकृमि पर पौधों का प्रभाव बताया था, और आपने टेस्ट के अंदर भी आपको दिए गए थे कि केंचुए का जनन तंत्र, केंचुए का पाचन तंत्र, केंचुए का श्वसन तंत्र। अब खंड स स्टार्ट हो जाता है आपके, कौन सा खंड स्टार्ट हो जाता है, स। और स खंड में अति लघुत्रात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा 100 शब्द। देखिए, मैंने पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में कि भैया एक लाइन में 10 शब्द, एक लाइन में कितने शब्द, 10 शब्द। एवरेज मान के चलो 8 शब्द तो होते ही है ना। तो 100 शब्द लिखने के लिए कितनी लाइन होगी, लगभग 10 लाइनें। कितनी लाइन होगी बेटा, 10 लाइनें। 10 लाइन में क्या हो जाते हैं, 10 से 12 लाइन में 100 शब्द हो जाते हैं। तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनका आंसर 100 शब्दों में कैसे दें, तो बहुत आसान है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए, उत्परिवर्तन किसी भी जीव के जीन की संरचना में अचानक से वंशानुगत परिवर्तन यदि हो जाता है तो उसे हम उत्परिवर्तन बोलते हैं। जीन की संरचना में अचानक आकस्मिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो होता है स्वतः उत्परिवर्तन। कौन सा, स्वतः उत्परिवर्तन। और दूसरा कौन सा होता है, प्रेरित उत्परिवर्तन। स्वतः उत्परिवर्तन की जो दर होती है वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 तक होती है ना। और इसकी स्वतः उत्परिवर्तन की दर से बहुत ज्यादा होती है। इसमें उत्परिवर्तन जन कौन होगा, इसमें उत्परिवर्तन जन प्राकृतिक कारण होंगे, और इसमें प्रेरित उत्परिवर्तन जन में अल्फा, बीटा, गामा, है ना, यूवी रेज, परावैंगनी किरणें, ये सारे किरणें इसमें क्या करती है, उत्परिवर्तन जन का काम करती है। तो ये आप बहुत सिंपल था, आप लिख सकते थे। उसके बाद में बात करते हैं बस संकरण। तो दो भिन्न भिन्न जीन के लक्षणों में जब जीनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम बोलते हैं संकरण। संकरण से संकर जो हाइब्रिड वैरायटी का निर्माण होता है।
संकरण के प्रकार, संकरण में कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का। एक होता है अंतःप्रभेदी संकरण, एक होता है अंतःप्रभेदी संकरण, पढ़ाया था मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से, अंतःप्रभेदी संकरण। और एक पढ़ाया था आपको दूरस्थ संकरण, दूरस्थ संकरण। अंतःप्रभेदी संकरण समान समान प्रजातियों में, समान समान प्रजातियों में यदि संकरण हो तो उसे हम बोलते हैं अंतःप्रभेदी संकरण, है ना। यदि दूर दूर असमान या हम कहते हैं भिन्न भिन्न, हम क्या कहते हैं बेटा? भिन्न भिन्न प्रजातियों में क्या हो? संकरण हो, उसे हम कहते हैं दूरस्थ संकरण, दूरस्थ संकरण कहते हैं उसको। बताइए कितना आसान है, 1.5 नंबर मिल गया आपके, हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, टीआई प्लाज्मिड का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पीवीआर 322 का ट्रिक के माध्यम से बताया था, और ये यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड भी आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था। दोनों ही चित्र बहुत शानदार और आसान थे। देखिए इस प्रकार से मैंने आपको ये डायग्राम बनवाया था। यहाँ पर आपकी क्षेत्र होता है टी डीएनए का, टी डीएनए का यहाँ पर हो जाता है आपके पास में उपापचय क्षेत्र, जिसको हम मेटाबॉलिज्म क्षेत्र बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म क्षेत्र बोलते हैं, या इसको ओपाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? ओपाइन बोला जाता है। इधर बाएं साइड होती है और इधर दाएं साइड होती है। मैंने आपसे कहा था ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन होता है, और साइटोकाइनिन इसके अंदर होता है। इस प्रकार का जो चित्र है वो मैंने आपको बताया था। ये टीआई प्लाज्मिड का चित्र ये यहाँ पर होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अथवा वाला क्वेश्चन है कोशिका संवर्धन। कोशिका संवर्धन का सचित्र वर्णन कीजिए। कोशिका संवर्धन में सबसे पहले हमने कोई पादप है और उस पादप की हमने क्या ले लिया बेटा? अंग ले लिए, है ना। उस अंग को हमने क्या किया? एक पात्र के अंदर कल्चर करवाया। उसका कल्चर करवाने के बाद उसमें से क्या निकल गया? भ्रूण निकल गया, है ना। ये भ्रूण निकल गया। अब इस भ्रूण को हम क्या करेंगे? आगे की तरफ भ्रूण बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं भ्रूणाभ, इसको हम क्या बोलेंगे? भ्रूणाभ। और इसको हम क्या बोलेंगे? भ्रूण। अभी धीरे धीरे क्या करेगा भाई? ये भ्रूण नया पादप बनाएगा। ये भ्रूण क्या करेगा? नया पादप बनाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने कहा था कि कोशिका से अपन क्या कर सकते हैं? कोशिका का संवर्धन करा के एक नई पादप प्रजाति का निर्माण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आपके, देखिए ये क्वेश्चन सब ये जो कोशिका संवर्धन वाला मैंने बताया था आपको, इसमें कोशिका पराग संवर्धन, कोशिका संवर्धन, ये आपके टेस्ट सीरीज के अंदर भी थे, और अन्य जो अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन टेस्ट थे उनके अंदर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। टीआई प्लाज्मिड का दिया हुआ था। बताइए है कि नहीं है? अपने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ये उत्परिवर्तन नहीं बताया क्या मैंने? बहुत बढ़िया तरीके से दिया है। संकरण किसे कहते हैं, इसके प्रकार, है। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से मिल रहे हैं अपने टेस्ट सीरीज के अंदर से, और जो ओल्ड पेपर थे उनके अंदर से। आप देखिए, अगर यकीन नहीं करते तो आप देख सकते हैं कोटा महावीर नगर ब्रांच के अंदर, मेन ब्रांच में आकर आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेस्ट सीरीज के और जो अदर क्वेश्चन पेपर है उनको जो बोर्ड का पेपर है उससे मिलान कीजिए, है ना, और यकीन कीजिए कि किस तरीके से हम दावा करते हैं कि 80% जो पेपर है वो हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर से मिलता है। टिड्डे के मुखांग आप याद कर सकते हैं बेटा, टिड्डे के मुखांग, है ना। मैंने आपको टिड्डे का कृषि में महत्व बताया था। टिड्डे की बाह्य संरचनाएं बताई थी, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, और टिड्डे के मुखांग, टिड्डे में पाचन तंत्र, टिड्डा कितना भोजन करता है ना, टिड्डे कौन कौन भोजन के रूप में खाता है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। टिड्डे के मुखांगों की बात करें तो ऊपरी होठ है ना, ऊपरी होठ आपने बना दिया होगा। निचला होठ है, निचला होठ है। उसके बाद में अधोजंब है, अधोजंब, अधोजंब। उसके बाद में अधोग्रसनी है, अधोग्रसनी, अधोग्रसनी, है ना। तो इस प्रकार से ऊपरी होठ, निचला होठ, अधोजंब, अधोग्रसनी, ये 4-5 भाग इसके टिड्डे के मुखांग के होते हैं। नेक्स्ट केंचुए के पाचन तंत्र बताइए। पाचन तंत्र में मैंने क्या बताया था आपको, इसके अंदर मुख होता है, पाचन तंत्र होता है, अमाशय होता है, ग्रसनी होती है ना। उसके बाद में आंत्र होता है, टिफ्लोसोलर भाग होते हैं, और ये पाचन करते हैं छोटी आंत्र के माध्यम से। टिफ्लोसोलर, पूर्व टिफ्लोसोलर और पश्च टिफ्लोसोलर जो भाग है वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि इसका चित्र आप देख सकते हैं, अपने लिखा था और पूछा भी था, है ना। अब बात करते हैं अपन सेक्शन डी, निबंधात्मक प्रश्न। उत्तर सीमा 250 शब्द अर्थात कितने लाइनें? 25 लाइन। दीमक का वैज्ञानिक नाम बताया था भैया, ओडेंटोडर्मिस ओबेसस, ओडेंटोडर्मिस ओबेसस, ओडेंटोडर्मिस
ओवेसस। दीमक तो बहुत बार बताया मैंने, राजा रानी कर करके है। इसका जीवन चक्र आप याद रख सकते हैं। जीवन चक्र दीमक का कैसा होता है भाई? अंडा है, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। इस तरीके से इसका जीवन चक्र बनता रहता है। इसमें क्या क्या होता है भाई? इसमें सैनिक होते हैं, है ना, इसमें सैनिक होते हैं, इसमें श्रमिक होते हैं, इसमें राजा होता है और इसमें रानी होती है। इसकी जन्मडेरिया में रानी होती है। हानि किस प्रकार पहुंचाएंगे भैया? हानि, दीमक जो है वो हमारे सामाजिक कीट है। बताइए कौन सा कीट है? दीमक एक प्रकार का सामाजिक कीट है, जो कि हमारे गोदामों के अंदर, हमारे खेत के अंदर, हमने जहां पर गार्डन बना रखा है वहां पर सब जगह हानि पहुंचाएगा ये, है ना। प्रबंधन इसका आप कैसे कर सकते हैं? सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। बहुत सिंपल, आसान है। गेहूं का तनाछेदक कीट का वैज्ञानिक नाम बताइए। गेहूं का तनाछेदक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताइए? क्वेश्चन नंबर है 17 क्वेश्चन का पेज नंबर आप देख सकते हैं। 17वें क्वेश्चन में दीमक का बताया था मैंने आपको। गेहूं का तनाछेदक की बात करें अपन तो सिसिमिया इन्फेरेंस, सिसिमिया। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके जो एजी बायो पेपर नंबर 3 है उसके अंदर पूछा गया है। तने का छेदक और दीमक वाला एजी बायो 2 वाले में देखा गया है, ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर। गेहूं का तनाछेदक का वैज्ञानिक नाम की बात करोगे तो सिसिमिया इन्फेरेंस, सिसिमिया इन्फेरेंस। जीवन चक्र की बात करोगे तो गेहूं के तने छेदक में आपको वही अंडा, लार्वा, प्यूपा अवस्था मिलेगी, है ना। हानि ये खरीफ की फसलों को, रबी की फसलों को दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं, ज्यादातर खरीफ की फसलों को। प्रबंधन में सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन, ठीक है। तो आपको सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन इस तरीके से करना था, दवाई याद रखनी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अपन बात करें, देखिए कटला मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कतला मछली और मृगाल मछली। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, मैंने कहा मछलियों में आप इन मछलियों को याद करें, रोहू, कतला, मृगाल, है ना। तो इनको, ये सामान्य मछलियां हैं, इनमें सब में एक जैसा लिखना है आपको, है ना। देखिए ये यूरोप की मछलियां, दक्षिणी यूरोप की मछलियां दोनों, मृगाल भी और कतला भी दोनों दक्षिणी यूरोप की मछलियां हैं। दक्षिणी यूरोप की क्या है ये मछलियां हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बात करें तो इसका नाम कटला, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कटला है ना। इसका वैज्ञानिक नाम भी क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है सिरहीनस मृगाला, सिरहीनस मृगाला इसका वैज्ञानिक नाम रहता है। बाह्य संरचना में आप बना सकते हैं इस प्रकार से, आप बना सकते हैं भैया, ये आपकी मछली का चित्र बना सकते हैं आप, मछली का चित्र आप बना सकते हैं इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से बहुत आसान है मछली का चित्र। ये देखिए, ये मुख हो गया, ये गलफड़ी होगी इसकी, इस प्रकार से सल्क पाए जाते हैं इसके अंदर, है ना। तो मछली का चित्र ये थोड़ा सा चपटा बनाई में आएगा और ये थोड़ा सा फूला हुआ बनाई में आएगा, है ना। इसका बात करें अपन तो एक वर्ष के अंदर जो कतला मछली होती है, एक वर्ष में लगभग 900 ग्राम की होती है और 2 वर्ष में लगभग कितनी हो जाती है? 2 वर्ष में 2 किलोग्राम हो जाती है। 2 किलोग्राम इसका वेट रहता है, ठीक है, कतला मछली का। इसी तरीके से इसकी बात करोगे तो आप 2 फीट हो जाती है लगभग ये, है ना। और इसका वजन लगभग 2 फीट के आसपास रहता है और इसका 35 किलो के आसपास वजन देखा जाता है। गहरे भूरे रंग की ये रहती है, दूसरा रंग की, जिसको हम कह सकते हैं चांदी की जैसा रंग की ये मछली पाई जाती है। मृगाल मछली थोड़ी सी चपटी होती है ये, ठीक है। तो ये तो पढ़ी लोगे आप। और ये आपका जो पेपर है वो फिनिश हो चुका है और बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार पेपर आपके यहाँ पर देखा गया है। और निशांस क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज है उसमें से आपके ये पेपर देखा गया है। और बच्चे यो समझो कि बच्चे तो बहुत ही ज्यादा खुश और मस्त देखे गए। जब मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बच्चों पेपर कैसा गया? सर मजो आ गया, बस एक ही बात उनके मुंह से निकल रही थी। तब मेरे को बहुत ही खुशी और आनंद महसूस हो रहा था कि वाकई में अपन ने जो मेहनत की है बच्चों के साथ में वो आज काम होने आने वाली है और ये बच्चे कामयाब होंगे और बच्चे सारे अच्छे होते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से अगर आप भी अपने पेपर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को आप भेदना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं,
अपने सपने साकार करना चाहते हैं तो आप जुड़े निशांस क्लासेस के साथ। निशांस क्लासेस की सारी टीम बहुत ही अच्छी, बहुत शानदार तरीके से 24 घंटे मेहनत करने वाली, हर टाइम सपोर्ट करने वाली है। तो आप किसी भी प्रकार से कोटा के भ्रम में ना आए कि कोटा के अंदर क्या चल रहा है, कोटा के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है, ये समझो, ठीक है। यहाँ पर आने वाले हर एक बच्चे पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, तो आप जरूर आए, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। हम पूरी तरीके से आपके साथ जी जान से मेहनत करेंगे। हम एक तरीके से फैमिली मेंबर की तरह बन के बच्चे के साथ मेहनत करते हैं और उसका परिणाम जो है हमें यहाँ पर जब वो एग्जाम देके आता है तब बोलता है सर एकदम मस्त हमारा पेपर हुआ है। तब हम उसका परिणाम, इसी बात को सुनने के लिए हम उसके साथ 1 साल तक पूरा मेहनत करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक और एक वीडियो में, तब तक के लिए बनी रहिए निशांस के साथ। निशांस है तो सफलता निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।